कहते हैं जल ही जीवन है, और जब जीवन ही नहीं होगा तो कल की अपेक्षा कैसे करेंगे। ये है हालसी रोड, और यहाँ पर 5वें दिन धरने पर बैठे हुए हैं आर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई अधिकारियों को और यहाँ के प्रशासन को कि जलापूर्ति में इतनी बाधा आ गई कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और पानी जो आ भी रहा है इस क्षेत्र में वो इतना विषैला और गंदा है जो किसी भी चीज़ के योग्य नहीं है। इसी पे वार्ता करेंगे, बात करेंगे और मुद्दों पर भी बात करेंगे विधायक अमिताभ वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। सर, पानी की जो प्रॉब्लम को लेकर आप यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, 5वां दिन है, अधिकारियों से किस स्तर तक वार्ता हुई आपकी? देखिए, अधिकारी तो आए हैं और उन्होंने काम भी शुरू किया है। कानपुर की पेयजल आपूर्ति को अच्छी रखने के लिए गंगा बैराज की परिकल्पना करी गई थी। JNNURM योजना आई थी 12-13 साल पहले। जल निगम के अधिकारियों की हठधर्मी से, लापरवाही से वो योजनाएं कभी अभी भी ज़मीन पे नहीं पहुंच पाई, लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे हम लोग दबाव बनाते हैं तो एक एक काम करके होता है। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण काम ये हालसी रोड पानी की टंकी का था। इसमें भी लाइन 2009 में टंकी बन गई थी, 2009 में, जी 11-12 साल हो गए, और उसके बाद से लाइन नहीं पड़ पाई। जब हमने बहुत पैरवी करी तो ये हुआ कि 400 मीटर की उसकी फीडर मेन में गैप है, उसको पूरा करना है। पिछले वर्ष वो पूरा भी हो गया, फिर भी लाइन चालू नहीं हुई क्योंकि उसमें लीकेज थे। लाइन पुरानी होने की वजह से लीकेज थे, तो लीकेज ठीक करने थे, कभी ना कभी तो ठीक करने ही थे, वो अधिकारी ठीक नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार से शहर की अनेक टंकियों में छोटी छोटी खामियां हैं जिनको दूर करके कानपुर की पेयजल आपूर्ति को अच्छा करा जा सकता है। ये अधिकारी करने को तैयार नहीं है। तो हमने एक उदाहरण के तौर पे, ताकि जनता भी समझ जाए, प्रशासन भी समझ जाए और सरकार भी समझ जाए कि समस्या कहाँ है, तो हमने एक उदाहरण उठाया है हालसी रोड पानी की टंकी, और इसके निराकरण होने तक हम धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे धरने से एक पत्र लिखा है खून से, अभी कल मीडिया में भी वो जारी हुआ है, और आपने एक पत्र, ये हमको लग रहा है ये लगा भी है मुख्यमंत्री के नाम से, एक आपने दिया था। इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ा है। खून जब भी निकलता है तो रंग दिखाता जरूर है, तो असर तो पड़ा है। उसके पहले अधिकारी उतना तेज़ी से नहीं आ रहे थे, पर जो भी शासन में उसका असर गया हो उसके बाद से बहुत तेज़ी से प्रशासन के अधिकारी भी आ रहे हैं, विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं, और मौके पर जहाँ पर समस्याएं हैं वहाँ पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्याही से ज़्यादा खून से लिखा हुआ रंग लाएगा जरूर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई, क्या उनमें से इसको भी जोड़ा जाए? जैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते अलग होता है और संगठन के नेता होने के नाते अलग होता है। मुझे सौभाग्य था कि मैं अखिलेश जी का करीबी था। शायद इस तरह जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आती उस पर हम लोग बात करते थे, काम भी करते थे। मसलन अगर आपको कानपुर में 24 घंटे बिजली आ जाती है तो अगर आपको याद हो तो अखिलेश जी की देन है, और कहीं ना कहीं हम ही लोगों के प्रयास हैं। उस वक्त रात में रोस्टिंग हुआ करती थी 12 से 4 रात में, और दिन में भी 12 घंटे आती थी बिजली कानपुर में, 24 घंटे आती है। अखिलेश जी की देन है, हम लोगों ने कराया था। गंगा बैराज का भी जो रोड बनी उधर जो शुक्लागंज जोड़ी गई, वो सब हम लोगों ने अखिलेश जी की सरकार में कराया था। गंगा बैराज से मंधना वाली रोड हम लोगों ने बनवाई थी। ये नवीन मार्केट, मल्टी लेवल पार्किंग, फूलबाग मैदान, ये सब हम लोगों ने अखिलेश सरकार में कराया था। हाईलाइट के अंदर जिस वार्ड में आज कोविड का इलाज हो रहा है, न्यूरो वार्ड में, वो अखिलेश सरकार ने हम लोगों ने बनवाया था, उसी में इलाज चल रहा है आज। हम लोगों ने अनेक काम किए, पुल बनवाया, गोविंदपुरी का बनवाया। लेकिन अब ये समस्या, मेरा जो बताने का मकसद ये है कि अगर ये समस्या तत्कालिक जनप्रतिनिधियों ने उठा दी होती तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका निराकरण भी कर दिया होता। लेकिन अफसोस है तब जो जनप्रतिनिधि थे, इनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने समस्या को नहीं उठाया। अगर उठाया होता और हम लोग संज्ञान में इस तरीके की गहराई आ गई होती तो हम लोग उसका निराकरण कर दिया होता। हम किसी सरकार को दोषारोपण भी नहीं कर रहे, हम तो अधिकारियों की लाल फीताशाही और जो अफसरशाही की लापरवाही रही है, पहले के ठेकेदारों का खराब काम रहा है, उसको लेकर के हम अपने आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो पीछे रहा है वो रहा है, आगे काम कैसे पूरा हो इसको लेकर के हमारा लक्ष्य है। अच्छा, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भरपूर बहुमत है, सब कुछ है, और कानपुर से समाजवादी पार्टी से हमको लगता है दो या तीन विधायक हैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उनमें से एक आप आर नगर क्षेत्र देखते हैं। इससे पहले जो जनप्रतिनिधि था, आपको क्या लगता है कि वो समस्याएं क्या निराकरण उनके कार्यकाल में हुई, जो बची हुई वो आपको आपके पाले में आ गई? वो
यहाँ का जो आरनगर का मामला है तो यहाँ पर समस्याओं पे चिंतन था ही नहीं। जब मैं आया हूँ तो मुझे पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा है। पहले साल की विधायक निधि पूरी मैंने समरसीबल पंप में ही लगा दी ताकि फौरी तौर पर राहत मिल जाए, लेकिन समरसीबल पंप लंबे समय की राहत नहीं देता, इसलिए उसके बाद मैंने टंकियों पर जोर कसना शुरू किया। सीवर व्यवस्था ध्वस्त मिली, पार्क उजड़े मिले, खाली बने मिले थे गेट, हर मोहल्ले के बाहर एक गेट बना मिला था। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन पर काम यहाँ नहीं हुआ था। चलो, लेकिन जो हमारे हिस्से में आया, अगर आया है तो आज विपक्ष में है, सत्ता में होते तो आसानी से करा लेते। इस क्षेत्र की सबसे पहली जो प्राथमिकता आपकी है, जो आप विधायक बन के आए हैं, आपको क्या लगा कि सबसे पहले इसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए इस क्षेत्र की या पूरे शहर की? नहीं, दोनों की समस्या का एक ही है। यहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दिन में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो पूरे शहर के और कानपुर सबसे बड़ी समस्या है पेयजल और जाम। दो ही कानपुर की बड़ी समस्याएं हैं और हम लोग दोनों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो जाम से निपटने के लिए हमने ये जो मेट्रो का परियोजना थी हम लोग लाए थे, जो ITMS था, जो कंट्रोल सिस्टम ट्रैफिक का था, वो हम लोग लाए थे। तो जाम से निपटने के लिए तैयारी भी कर रहे थे और इससे भी निपटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारे हिस्से में आया है तो इसको हम लोग पहले पेयजल को निपटेंगे और ईश्वर ने मौका दिया, फिर से सरकार आई तो एलिवेटेड रोड्स बना करके जाम की समस्या का ही पूरी तरह से निराकरण करेंगे। अच्छा, ये कोरोना महामारी इतनी फैली हुई है पूरे देश में, विदेश में, अपने शहर में, कानपुर में, आपको नहीं लग रहा है दिन पर दिन चिंता का विषय है इसका? है, और सरकार से प्लानिंग के स्तर पर बहुत बड़ी चूक हुई है। जनवरी में पहला केस आ जाने के बाद विपक्ष को साथ देना चाहिए, विपक्ष दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे। उन्होंने PDS नहीं किया, 15 अप्रैल को पहला राशन बांटा उन्होंने दुकान से और 22 मार्च को उन्होंने बंदी कर दी थी। किसने खिलाया गरीब जनता को खाना? उन्होंने नहीं खिलाया। ये आरोप है कि आप आरोप का दौर नहीं है। हम लोग राजनीति कहाँ की, हम लोगों ने पूरे 2 महीने में कोई आरोप नहीं लगाया। हम लोगों ने चुपचाप सर झुका करके अपना कर्तव्य निभाया। जनता के लोग जो हमारे गरीब थे, परेशान थे, उनको आटा राशन उपलब्ध कराया। उसकी कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए और कोई उसका हमने उनसे कोई श्रेय भी नहीं चाहा। हमने अपना कर्तव्य किया है। लेकिन मुझे लगता है जैसे अब PDS से राशन बट रहा है, इस समय राशन दुकानों से गेहूँ भी बट रहा है, चावल भी बट रहा है। अब जनता कोई व्यक्ति नहीं आता जो कहता हो कि हमको आटा चाहिए, क्योंकि वो बट रहा है। यदि ये पहले बांट लेते गेहूं और चावल, उसके बाद लगाते लॉकडाउन, तो लॉकडाउन भी सफल होता। आज देश कोरोना महामारी से इस तरीके से नहीं जूझ रहा होता। अगर आपसे हम पूछे, सिर्फ पर्सनल व्यू में पूछता हूँ, मैं आपसे आपकी बात करता हूँ, अगर हॉस्पिटलों की क्या कंडीशन है कोरोना को लेकर खास तौर पर? वहाँ तो कंडीशन खराब है। जितने लोग कोरोना की वजह से परेशान है, उससे ज़्यादा लोग कोरोना ना होने के बावजूद इलाज ना मिलने से मर रहे हैं। हर रोज़ 1, 2, 4 खबरें हम लोग ऐसी आती हैं जिनको कोरोना नहीं है लेकिन उनकी मौत हो जा रही है इलाज ना मिलने की वजह से। कोरोना में भी अब जिनको कोरोना हो गया, वो बीमारी उसको लीवर की है या कैंसर है या किडनी की बीमारी पहले से है और कोरोना हो गया, तो उसको कोरोना का इलाज तो हो रहा है लेकिन उसकी जो मूल बीमारी उसका इलाज नहीं हो पा रहा। क्वारंटाइन सेंटरों का हाल बहुत बुरा है, कभी कभी पानी चाय भी नसीब नहीं होती। तो उस पर सरकार की बढ़िया तैयारी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनसे शिकायत करने पे कहीं ना कहीं हल भी हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, वर्तमान की स्थिति में अगर चाइना की जो गतिविधियाँ चल रही हैं विगत 2 दिन से, इसमें समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी, क्या नाम है, विधायक होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण है? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी जब तक रहे, उन्होंने हर मौके पे चीन से खतरे को आगाह कराया और ये बताया कि चीन हमारा कभी दोस्त नहीं है, वफादार नहीं है, ये दुश्मन है, हमेशा उन्होंने कहा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ में झूला झूलते हैं। जब गैर वफादार साथ झूला झूलोगे तो ऐसी गतिविधियाँ झेलनी पड़ेंगी। अब आज आप मुसीबत में फंस चुके हैं। आपके किसी पड़ोसी संबंध मधुर नहीं है, पाकिस्तान से तो थे नहीं, नेपाल तक आंख दिखा रहा है। कहीं ना कहीं विदेश नीति में बड़ी खामी है। देश मुसीबत में घिर चुका है। मुसीबत पे हम सब लोग साथ खड़े हैं। जो भी परिस्थिति होगी लड़ेंगे, निपटेंगे, देखेंगे। जो सरकार की हमसे अपेक्षा होगी हम पूरी करेंगे। लेकिन ये कहना पड़ेगा विदेश नीति का बड़े फेल्योर है कि आज हमारा कोई मित्र हमारे आसपास नहीं है। आप दोस्त बनाने चले थे, सारे दुश्मन बना के चले आए। आप बिरयानी खाने गए थे, दुश्मनी करके आ गए। आप नेपाल में सीता जी जन्मस्थली गए थे। हम देश पड़ोसी मुल्क से संबंध मधुर कर रहे हैं। उनकी सब राजनीति फेल है इस विषय में, कूटनीति फेल है। विदेश नीति हो, आर्थिक मोर्चा हो, दोनों मोर्चों में सरकार पूरी तरीके से फेल होंगे। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा आपका? जब तक इस टंकी में पानी गंगा बराज की लाइन से नहीं आ जाएगा तब तक चलेगा। सर, आपने मुझसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आर नगर के यशस्वी और एक प्रतिभाशाली जिसको कहा जाएगा, जनता के बीच में रहने वाले विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। इनसे बात की, कई मुद्दों पे बात की, चाइना की भी बात की, निगमीकरण पर भी बात की और जो लोकल समस्याएं इन पर बात की।